लास्ट क्लास में हमने मियोसिस वन स्टार्ट किया था और मियोसिस वन की पहली फेज प्रोफेज वन हमने पढ़ा था। ओके, प्रोफेज की कितनी स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, इसके बाद आज अब शुरू करते हैं मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज वन। मेटाफेज वन को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हुआ था, माइटोसिस के मेटाफेज में कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, चलिए आप बताइए क्या हुआ था माइटोसिस के मेटाफेज में। कौन बताएगा? आप बताइए, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हुई थी आप? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है। एक और घटना है, मेटाफेज की एक और घटना है। नहीं, चलो तुम बताओ। हाँ, यस यस, गुड। बैठो, देखो, मेटाफेज वन को पढ़ने से पहले हमारा थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए माइटोसिस के मेटाफेज की तरफ, जो आपको पढ़ाई जा चुकी है। दिस इज अ सेल, ये एक सेल है और ये रहा आपका एस्टर। ठीक है, बीच में दिस इज क्रोमोजोम। जितने भी क्रोमोजोम है आपके सेल में 23 पेयर है ना, तो 26 क्रोमोजोम है। सारे के सारे क्रोमोजोम कहां पर अरेंज हो गए थे? इक्वेटर पर अरेंज हो गए थे। कुछ ऐसी ही घटना, कुछ ऐसी ही चीजें जो है अभी मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज में भी होगी। कुछ ऐसी ही चीजें मियोसिस वन के मेटाफेज वन में भी होगी, लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। यहां पर क्या हुआ था? दिस इज कैनेटोकोर, दिस इज ऑल्सो कैनेटोकोर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर आए थे, याद आ रहा है ना? और स्पिंडल फाइबर इस तरीके से आया था, ये देखो, दिस इज स्पिंडल फाइबर, और इसको अपोजिट एंड से इस कैनेटोकोर पे आके अटैच हो गए थे। यही था ना कहानी। बट नाउ व्हाट विल हैपन इन मेटाफेज वन? मेटाफेज वन में पेयरिंग जो है क्रोमोजोम का, इट मैटर्स। यहां पर क्रोमोजोम इक्वेटर पर अरेंज हुए हैं, लेकिन मेटाफेज वन में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम विल अरेंज एट इक्वेटर। हमारे सेल में 46 क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, करेक्ट। लेकिन पेयर की अगर मैं बात करूं तो कितने क्रोमोजोम है बताओ? 23 पेयर। तो मेटाफेज के केस में पहला पेयर का 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम, टोटल 46 क्रोमोजोम अरेंज होंगे इक्वेटर पर। लेकिन मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अरेंज एट इक्वेटर। पहला जोड़ा जो है क्रोमोजोम का, ये देखो, ये इक्वेटर पर आ गया। दूसरा जोड़ा जो है, मतलब पहले जोड़े का दूसरा क्रोमोजोम इक्वेटर पर आ गया। दूसरा जोड़ा, सेकेंड पेयर, उसका एक क्रोमोजोम और ये उसका दूसरा क्रोमोजोम। मतलब यहां भी अरेंजमेंट क्रोमोजोम की हुई है इक्वेटर पर, लेकिन मामला थोड़ा सा अलग है। यहां क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर और यहां होमोलोगस
पेयर ऑफ क्रोमोजोम अरेंज एट इक्वेटर। यहाँ पे जोड़ा में पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, हर जोड़ा क्रोमोजोम का इक्वेटर पर अरेंज हो गया। एक पेयर में दो क्रोमोजोम है, एक मैटरनल है और दूसरा पैटर्नल है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा अलग है। यहाँ क्रोमोजोम की अरेंजमेंट थोड़ी अलग है। यहाँ जो जोड़े का क्रोमोजोम है भाई मेरे, जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोजोम का, वे वो इक्वेटर पर अरेंज है। ये देखो, हो गया। अब सबके ऊपर डीएनए है या नहीं है? एकदम है सर। ये देखिए, ये डीएनए है, डबल होगा ना डीएनए, क्योंकि एस फेज में डीएनए डबल हो चुका है। ये देखो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बना के बताने में बच्चा 100% समझता है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ये देखिए, तो क्या हम लोग लिखेंगे बताओ? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर। जो होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोजोम के, वो इक्वेटर पर क्या हो गए? अरेंज्ड हो गए। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर पर क्या हो गया? अरेंज हो गया। समझ में आ गई बात? अरेंज्ड एट इक्वेटर। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है? एस्टर, एस्टर स्पिंडल फाइबर आया और यहाँ पर कैनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। यहां से भी स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ये रहा कैनेटोकोर, ये रही कैनेटोकोर, ये रहा कैनेटोकोर, ये रही कैनेटोकोर, ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है भाई? तो क्या हो रहा है बताओ? होमोलोगस क्रोमोजोम इक्वेटर पर अरेंज हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर आता है और मेटाफेज में यहाँ क्या होता था? एक ही क्रोमोजोम के दोनों क्रोमेटिड को, एक इधर से और एक इधर से, एक पोल से दूसरा दूसरे पोल से अटैच कर लेता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जोड़े में क्रोमोजोम अरेंज हुआ है, एक क्रोमोजोम एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर से अरेंज है, दूसरा क्रोमोजोम दूसरी तरफ से स्पिंडल फाइबर से अरेंज है। ये क्रोमोजोम इधर से स्पिंडल फाइबर से अरेंज है, ये इधर से स्पिंडल फाइबर से अरेंज है। दिस इज अबाउट द मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1। क्लियर है मामला? अब लॉजिक समझो। यहां पर क्या होता था? ये बीचों बीच स्प्लिट होता था, तब एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, तो दो क्रोमोजोम इधर, दो क्रोमोजोम इधर, क्रोमोजोम की नंबर इक्वल हो जाती थी आगे चल के। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये पूरा नीचे, ये पूरा नीचे। टोटल कितना है? 4, लेकिन ऊपर 2, नीचे 2, आधा आधा ना हो गया क्रोमोजोम। यही लॉजिक है। क्लियर है मामला? So that's about the metaphase 1 where homologous pair of chromosome arranged at equator. Clear? Now come to the next phase, that is anaphase. Anaphase 1. Anaphase 1. What will happen in anaphase 1? सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या याद करना पड़ेगा कि भैया माइटोसिस जब हुई थी तब एनाफेज में क्या हुआ था? माइटोसिस हुई थी तो क्रोमेटिड स्प्लिट हो जाएगा और उसका जो एक क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड है सेंट्रोमेयर स्प्लिट होने की वजह से वो सेपरेट होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? देखो, ये जो क्रोमोजोम है, पूरे के पूरे क्रोमोजोम ये मूव होंगे ऊपर की तरफ। ये जो दूसरा क्रोमोजोम है, ये पूरा का पूरा क्रोमोजोम मूव होगा नीचे की तरफ।
ये क्रोमोजोम पूरा समूचा ऊपर जाएगा और ये क्रोमोजोम नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग हो रहा है? नहीं। क्या सेंट्रोमेयर बीच में बेटा फट रहा है? नहीं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुआ। अगर ये माइटोसिस होती तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता, एक के दो टुकड़े होते, दो के चार टुकड़े होते, दो ऊपर दो नीचे, इक्वल हो जाता नंबर। लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, पूरा एक सेट के दो क्रोमोजोम में से एक ऊपर चला गया, दूसरा नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। क्या इसको बोलते हैं? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। तो क्या हो रहा है एनाफेज 1 में? क्रोमोजोम का डिसजंक्शन हो रहा है। डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनका क्या हो रहा है? डिसजंक्शन हो रहा है। ठीक है। क्रोमोजोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर, एक होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोजोम हैं उनका क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है, गेट्स सेपरेटेड। जरा सोच समझ के बताना तो, क्या सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हुई है? क्या सेंट्रोमेयर फटा है बीच में कहीं पर भी? ना ना ना, सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुई है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेंट्रोमेयर रिमेन, या ऐसे लिखेंगे क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोजोम, क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं ऑफ अ क्रोमोजोम रिमेन अटैच्ड, रिमेन अटैच्ड, रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर पर क्या है? अटैच हैं। रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर। स्प्लिटिंग सेंट्रोमेयर की नहीं हुई है। क्लियर है? मेटाफेज के बाद जब एनाफेज माइटोसिस में हुई थी वहां सेंट्रोमेयर स्प्लिट किया था, यहाँ सेंट्रोमेयर फटा नहीं है, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। समझ में आ गई बातें? इतना ही नहीं, वहां क्रोमेटिड सेपरेट हुआ था, यहाँ क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ है। होमोलोगस जोड़ा में से एक क्रोमोजोम ऊपर चला गया, दूसरा नीचे आ गया, यानी यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हुआ है। यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हुआ है, ये देखो। अब क्या करें बताओ? ये इस तरीके से अटैच करवा देना। धागा अटैच हो गया है। धागा अटैच हो गया, ऊपर नीचे। ये देखो, इस डायरेक्शन को लिख दे, ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे नीचे जा रही है, ये नीचे आ रही है इस पोल पर, ये जा रहा है उस पोल पे। क्लियर है? यानी यहाँ पर डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। जो आपका होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है, सेपरेट जो हुआ है, सेपरेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम, जो होमोलोगस क्रोमोजोम आपके सेपरेट हुए हैं, मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। वो अपोजिट पोल की तरफ क्या हुए हैं बताइए? मूव हुए हैं।
ड्यू टू एक्शन ऑफ या ड्यू टू पुलिंग बाय स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ने उसको क्या किया है, पुल किया है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। मैं राइट? ठीक है यहाँ तक मामला। तो ये आपका एनाफेज भी खत्म। उसके बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, क्या हुआ था माइटोसिस के टेलोफेज में, ये ऊपर गई थी, रिवर्सल हुआ था, बस। नेक्स्ट फेज इज द टेलोफेज। टेलोफेज इज कंसिडर्ड एज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टेलोफेज इज कंसिडर्ड एज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का रिवर्सल हुआ था। रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ठीक है, अब देखो क्या होता है कहानी टेलोफेज में। ये प्रोफेज का उल्टा होगा। कैसे, ये देखो। ये देखो सेल है, इसी सेल में यहाँ पे पहुंच चुका है आपका क्रोमोजोम। सेपरेटेड क्रोमोजोम जो होमोलोगस पेयर का है वो यहाँ पे पहुंच चुका है ना। ये थोड़ा फील ला रहे हैं। ये क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम, ये भी क्रोमोजोम। ओके, अब देखिए इसके सब के ऊपर में डीएनए है। अब क्या होगा, ये सेपरेटेड क्रोमेटिड जो है ये अपोजिट पोल पर पहुंच चुका है। उसके बाद होगा रिवर्सल, उल्टा होगा प्रोफेज का। प्रोफेज में जो जो चीज हुआ था सबका क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो देखो उल्टा कैसे होगा। वहां पर क्रोमेटिन कॉन्डेंस होके क्रोमोजोम बना था ना। अब क्या होगा, क्रोमोजोम डिकॉन्डेंस होके वापस से क्रोमेटिन बन जाएगा। बन गया येलो येलो डर्टी फेलो। थोड़ा बहुत डीएनए भी है ना, भूले तो नहीं हो ना डीएनए को। हर जगह है, कहीं बनाए हैं कहीं नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको भी मिला देते हैं इसमें। ठीक है, और क्या हुआ था बताओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आया था, बना दे। आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या करे बताओ। न्यूक्लियोलस बना दे, बना दो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले आए, ला दिए। और क्या करे बताओ, जो तुम बोलोगे वही करेंगे। गोल्जी बॉडी को भी ले आए, ये लो। अकेला खाली इसी में लाएगा, इसमें नहीं, इसमें भी लाएंगे गुरु जी, ये लो। ठीक है, दो न्यूक्लियस बनके तैयार। ध्यान देने योग्य बातें, मियोसिस वन जब कंप्लीट हुई, संपन्न हुआ सारा कार्यक्रम, तब पता चलता है कि क्रोमोजोम की नंबर रिड्यूस होके हाफ हो गई है। क्रोमोजोम नंबर ऑन ईच पोल रिड्यूसेस टू हाफ। हर पोल पर क्रोमोजोम की नंबर कितनी है बताओ, हाफ है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और अच्छे से, ईच पोल हैज, ईच पोल हैज, प्रत्येक पोल के पास, ईच पोल हैज
reduced number of chromosome या each pole has chromosome number reduced to half. हाफ क्रोमोजोम नंबर है, पहले सेल में 4 था, अब कितना आ गया, 2 क्रोमोजोम आ गया। ठीक है, अब कुछ देर के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल आपको मिलेंगे, 2 सेल्स, लेकिन दोनों ही सेल में क्रोमोजोम की नंबर घट करके हाफ हो चुकी है, तो उस सेल को डिप्लॉइड बोलोगे कि हैप्लॉइड बोलोगे, हैप्लॉइड बोलोगे। 2 हैप्लॉइड सेल्स, 2 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिला। अगर हमें यहाँ क्रोमोजोम का टोटल 46 नंबर था तो इसमें कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा सवाल है आप सबसे। ठीक है, जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है भाई डिस्कशन। देखिए, हमारा सवाल ये है कि एक सेल है, ये सेल है, ये डिवीजन में, ये मियोसिस में गई। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेज हुआ, उसके बाद इसमें डिवीजन फेज चला। ठीक है, ये इसमें डिवीजन फेज हुआ, डिवीजन फेज में सबसे पहले क्या हुआ बताओ, मियोसिस 1 हुआ, हुआ ना, मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 जब इसमें हुआ तो क्रोमोजोम की संख्या पे क्या फर्क पड़ा, हमारे पास 2 सेल बना। ठीक है, अब इस सेल में जो क्रोमोजोम की नंबर थी वो कितनी थी, इस नॉर्मल सेल में क्रोमोजोम की नंबर थी 46 और इस सेल में क्रोमोजोम की नंबर घट के हो गई 23। तो पहले डिवीजन में ही क्रोमोजोम की नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। अगर हमें क्रोमोजोम का नंबर ही हाफ करना था तो हमने तो मियोसिस के पहले स्टेज में ही क्रोमोजोम का नंबर हाफ कर लिया ना। तो अब अगेन मियोसिस 2 होगी, ये जो 2 सेल बने हैं हैप्लॉइड सेल, ये दोनों सेल फिर डिवीजन में इंटर करेंगे और वो डिवीजन का नाम होगा मियोसिस सेकेंड। ये डिवीजन बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा मकसद, ध्यान से सुनो, हम तुमसे पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे, इधर किससे, तुमसे पूछेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो ना। मेरा मकसद मियोसिस कराने का क्या है, सेल में क्रोमोजोम के संख्या को रिड्यूस करके बेटा हाफ कर देना, यही है ना। तो ठीक है, मियोसिस 1 में क्रोमोजोम की नंबर घट के हाफ हो गई। अब इसके बाद दोबारा से क्या हुआ, ये सेल इंटर कर गया मियोसिस 2 में, ये सेल दोबारा से किसमें इंटर किया है, मियोसिस 2 में, ये सेल भी घुसा है मियोसिस 2 में। ठीक है, ये सेल भी इंटर कर गया है किसमें, मियोसिस सेकेंड डिवीजन में। और जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हुई है तब यहां पर 1 2 और इससे भी 1 2 4 सेल बने हैं, टोटल 4 सेल बने हैं। सारे सेल में क्रोमोजोम की संख्या उतनी की उतनी है, 23 23 23 23। तो हमारा एक सवाल है कि इफ क्रोमोजोम नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ इन मियोसिस 1 then what is the need of meiosis 2। अगर मियोसिस 1 में क्रोमोजोम की संख्या आधा हो गया ना तो यहीं पर डिवीजन को रोक दो, काहे के लिए मियोसिस 2 करवा के फालतू का बकैती कर रहे हो। खड़े हो जाइए तीनों बच्चा, सोचिए, सारे लोग सोचेंगे। चलिए सोच लिए, चलो बताओ। क्वेश्चन, हमने अपनी जिंदगी का जो पहला वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे बनाया था, पहला वीडियो अपने लाइफ में। चलो बताओ।
अगर मियोसिस 1 में क्रोमोजोम की नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाती है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ मियोसिस 2? फिर मियोसिस 2 की क्या जरूरत है, आप बताइएगा। आप काम कर रहा है, बोलो। न्यू सेल क्यों? यहाँ नहीं न्यू सेल बना, न्यू सेल तो ऑलरेडी बन गया। दिमाग काम कर रहा है कुछ नहीं, बोलिए। हाँ भाई मेरे, तो अगर आपका यहाँ पर 46 था ना, 46 था, वो मैं कंफ्यूजन भी तुम्हारे लगे हाथ क्लियर ही कर देता हूँ। देखो यहाँ अगर 46 क्रोमोजोम था, हम एक जोड़े को लेके चलते हैं, ये ठीक है, क्लियर ना। और एक ये, एक मैटरनल एक पैटर्नल, ठीक है। एक मैटरनल क्रोमोजोम एक पैटर्नल क्रोमोजोम था, अलग अलग हुआ तो ये वाला आपका इसमें आ गया और वो वाला उसमें चला गया, ये वाला इसमें चला गया, ठीक। फिर डिवीजन हुआ इसका, बीचों बीच फटा होगा तो ये सेम हो गई, और इसमें आ जाओगे तो ये सेम हो गई। क्यों ये दोनों सेम हो गई? क्यों नहीं दोनों सेम होगी? इसलिए होगी भाई मेरे, क्योंकि ये तो माइटोसिस के जैसा है ना, तो ये क्रोमोजोम जैसा है वही बीचों बीच स्प्लिट होके ना दो बन जाएगा। तो फिर यहाँ मैटरनल पैटर्नल का तो बात ही नहीं रहा। ये चारों सेल जो है हैप्लोइड ही है मेरे दोस्त, ये चारों सेल हैप्लोइड ही है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, आप लोग बोलेंगे ओ माय गॉड ये तो सोचे ही नहीं। बैठो देखो क्या होता है। कोई भी सेल को हम लोग मियोसिस में इंटर करवाते हैं, किसी भी सेल को पहले मियोसिस में आराम से इंटर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हम ये सेल ले लेते हैं, ठीक है, ये सेल है। और सेल क्यों लेंगे? सेल के अंदर की क्रोमोजोम ले लो, ठीक है। हमने सपोज किया कि एक सेल है हैविंग 2 क्रोमोजोम, लेट मान लिया कि अ सेल हैविंग 2 क्रोमोजोम इंटर्स, इंटर कर गया है, किसमें इंटर कर गया है बच्चा? मियोसिस में इंटर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल में क्या होगा? जीवन फेज, इंटरफेज होगा ना। उसके बाद बताओ, इसको व्हाइट से पूरा हमको लिखने दो। सबसे पहले जीवन फेज इंटरफेज में जाए गया होगा, इंटरफेज के बाद बताओ एस, एस के बाद बोलो G2, G2 के बाद प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज हुआ होगा। ये इसको हम एक ही बार लिख देते हैं, डिवीजन फेज लिख दे, डिवीजन फेज। और डिवीजन फेज होने के बाद में क्या हुआ होगा? 2 सेल बन गया होगा, यही ना हुआ होगा? 2 सेल बन गया, ये बन गया आपका 2 सेल, ठीक है। कितनी क्रोमोजोम थी सेल में बताओ? 2 क्रोमोजोम थी, ठीक है। हम दोनों क्रोमोजोम को यहां बना लेते हैं। अभी डायग्राम बनते ही तुम बोलोगे अरे सर मिस हो गया, ठीक है। ये एक क्रोमोजोम और ये एक क्रोमोजोम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। 2n, चलो अब इस पे डीएनए भी तो बनाओगे ना कि नहीं बनाओगे? डीएनए बनाओगे, बनाओ। ये देखो, जिसके माइंड में स्ट्राइक करे कुछ भी अभी 5 मिनट के बाद, वो तुरंत बोलेगा कि सर समझ में आ गया। देखते हैं किसका सेंस ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये आधा आधा हो जाएगा ना, ये पूरा इसमें चला गया होगा, ये पूरा इसमें आ गया होगा, यही हुआ होगा, ठीक है। जैसा तुम बोलो हम वैसा कर देते हैं। ये एक इसमें चला गया और एक इसमें आ गया, यही होता है ना, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। यहाँ पर जो सेल है भाई मेरे, इस सेल में क्रोमोजोम की नंबर 2 है, और अब जो दोनों सेल बना दोनों में क्रोमोजोम की नंबर कितनी हो गई है बोलो? हाफ हाफ हो गई है, एक हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? ठीक है,
अब इसके बाद थोड़ा सा किसी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया? किसके दिमाग में स्ट्राइक किया? वाह बेटा, ठीक है। देख, मियोसिस 1 में क्रोमोजोम की नंबर तो रिड्यूस होके हाफ हो गई, लेकिन हर क्रोमोजोम पे डीएनए डबल रह गया। वहां क्या था? बीचों बीच फट जाता था, स्प्लिट होती थी, तो एक टुकड़ा एक डीएनए के साथ ऊपर, दूसरा टुकड़ा दूसरे डीएनए के साथ नीचे। लेकिन यहां पर क्रोमोजोम पूरा का पूरा एक ऊपर एक नीचे, इससे एक क्रोमोजोम पे डीएनए डबल हो गया। अब इसको नॉर्मल करने के लिए दोबारा डिवीजन करना पड़ा। ठीक है, अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, देखते चलो। तो क्या लिखेंगे यहां पर? यहां क्या लिखेंगे? क्रोमोजोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। क्रोमोजोम की जो संख्या है ये घट के क्या हो गई है बताओ? आधी हो गई है, हाफ हो गई है ना? क्रोमोजोम की नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। क्रोमोजोम की जो संख्या है ये घट के हाफ हो गई है। बट लेकिन each chromosome has double DNA, has double amount of DNA। लेकिन हर क्रोमोजोम के पास डीएनए की अमाउंट क्या है बेटा जी? डबल है। हर क्रोमोजोम के पास डीएनए का मात्रा क्या है? डबल है डीएनए का अमाउंट। ठीक है, सो टू मेक द डीएनए अमाउंट नॉर्मल, इसीलिए डीएनए अमाउंट को नॉर्मल करने के लिए मियोसिस 2 टेक्स प्लेस। अब क्या होगी? मियोसिस 2 होगी, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगी। यहां तक ठीक है मामला? यहां तक ठीक है? अब चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं इन मियोसिस 1। मियोसिस जो 1 हुई है ये इसकी कहानी है। यहां पर मियोसिस 1। मियोसिस 1 क्लियर है? ये बात एकदम समझ गए? अब ये सेल इंटर करेगा किसमें? मियोसिस 2 में। अब देखो हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये सेल इंटर करेगी मियोसिस 2 में। अब कॉमन सेंस लगाओ, इंटर मियोसिस 2। मियोसिस 2 में इंटर जब ये करेगा तो क्या फिर से इंटरफेज होगा? बिल्कुल होगा। सेल पैदा लिया है तो पहले ग्रो करेगा ना जी। ठीक है, तो G1 फेज होगी, S फेज होगा, G2 फेज होगा, इतना तो होगा। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, हाँ या ना? जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो फिर तो इस पर दो दूनी 4 डीएनए हो जाएगा। अब फिर जब बटेगी तो 2 रह जाएगा, तो कहाँ फायदा हुआ? नहीं समझे बात को? यहां तक तो समझ में आ गई कि ठीक है मास्टर, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया, सब पे डीएनए डबल है, तो इसको बीचों बीच तोड़ देंगे ना माइटोसिस में, तो हमारा काम हो जाएगा। रे बेवकूफों, फिर तो एस फेज ना होगा, तो फिर तो एस फेज में ये 2 दूना 4 हो ही जाएगा, तो फिर आधा आधा होगा तो 2-2। इसीलिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई। तो ब्रह्मा जी भागे भागे पहुंचे महादेव के पास कि देवों के देव महादेव, एक समस्या हो गई है कि जब मियोसिस 2 करवा रहे हैं, सृष्टि की रचना में बाधा उत्पन्न हो गई है, तो हर क्रोमोजोम पे डीएनए डबल हो जा रहा है। तो महादेव बोले कि क्या दिक्कत है, एक बार फिर से डिवीजन करवा दो। तो फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देवों के देव, फिर से जब डिवीजन करवाते हैं तो बीच में एस फेज फिर से आएगा, और एस फेज फिर से आएगा, फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो फिर तो समस्या वैसी ही रह जाएगी, फिर बटेगा तो 2 न रह जाएगा। ठीक है, तो फिर सारे लोग परेशान थे। तो पार्वती जी बोली कि हे महादेव, ऐसा क्यों नहीं करते कि एस फेज को ही खत्म कर दिया जाए। महादेव बोले, देवी पार्वती का विचार सराहनीय है, जब भी मियोसिस 2 होगा उसमें एस फेज नहीं होगा, और एस फेज को खत्म कर दिया गया। एस फेज नहीं होने से इंटरफेज की ड्यूरेशन छोटी हो गई, और इस शॉर्ट लिव्ड इंटरफेज को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड
इंटरफेज। ये जो इंटरफेज होता है ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। किसमें, मियोसिस सेकेंड में। क्यों, क्योंकि उसमें एस फेज नहीं होती, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एस फेज। दिस इज नॉन एज इंटरकाइनेसिस, और इसी इंटरफेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो अब तो मामले खत्म हो गया। जब ये बटेगा G2 फेज के बाद, ये जब डिवीजन फेज में जाएगा, जब ये डिवीजन फेज में जाएगा तब तो मामला ही खत्म हो गया, कोई लोचे नहीं बचा। डिवीजन फेज में जाने के बाद ये फाइनली क्या करेगा, दो सेल बनाएगा, और अब जो है ये बीचों बीच स्प्लिट होगा, क्योंकि डीएनए का तो रेप्लिकेशन हुआ नहीं है, दोए है। जब ये बीचों बीच स्प्लिट होगा तो ब्रह्मा जी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये देखो, एक टुकड़ा एक डीएनए के साथ ऊपर चला गया, दूसरा टुकड़ा दूसरे डीएनए के साथ नीचे आ जाएगा। हो गया डीएनए अमाउंट नॉर्मल। तो दिस इज द रीजन व्हाई मियोसिस टेक्स प्लेस इन टू फेजेस। समझ में आ गई बातें, आराम से इसको लिखिए, एक टॉपिक है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लिख लो इसको। ये था मियोसिस। अब कुछ खास बात है इसमें जिससे आपको इसकी एक और एडवांटेज पता चल जाएगी। हम हेडिंग लगाते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है उसके सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है ना, उसमें जितने सेट हैं, हर सेट में एक जैसे एक ही क्रोमोजोम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। हमारे बॉडी में के सेल में हर सेट में दो दो क्रोमोजोम है ना एक जैसे, तो हम लोग डिप्लॉइड है। तीन तीन रहेगा तो हम लोग ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे, चार रहेगा टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन डिप्लॉइड है, ठीक है। तो देखेंगे जरा, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, ये है उसकी मेल और ये है फीमेल। ये मेल का सिंबल है क्योंकि वो नैनो से तीर चलाता है, और ये फीमेल का सिंबल है क्योंकि उसके पास हर तीर का काट होता है, क्रॉस। ये जो मेल है, मेल के अंदर गैमीट बनेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर गैमीट बना, ठीक है, इसके अंदर गैमीट बना। गैमीट जो है वो कैसे बनेगा, इसकी बॉडी की जो सेल होगी वो हैप्लॉइड होगी, और गैमिट जो होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। तो एन से एन, यहां पर भी एन से एन। तो बताओ ऐसा कौन सा डिवीजन होगा जिसमें क्रोमोजोम की नंबर सेम रहेगी, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस में क्रोमोजोम की नंबर सेम रहती है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है सब में गैमीट बनने के लिए उसके सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्योंकि जो गैमीट्स होती है ना वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। गैमीट एक स्पेशल टाइप के सेक्स सेल होते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। मेल का स्पर्म हैप्लॉइड है, फीमेल का ओवम भी हैप्लॉइड है, दोनों मिल करके डिप्लॉइड जायगोट बनाता है, जहां से जिंदगी की शुरुआत होती है। ये एक स्पेशल सेक्स सेल होते हैं जो दूसरे अपोजिट सेक्स सेल के साथ मिल करके जायगोट बनाते हैं और नए जनरेशन की शुरुआत होती है। तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। हाँ, ये जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो गैमीट कौन से डिवीजन से बनाएगा बताओ, माइटोसिस से बनाएगा। अब ये दोनों गैमीट आपस में मिले, फ्यूजन हुआ। गैमीट के फ्यूजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। हिंदी मीडियम वालों क्या बोलते हैं, निषेचन। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो एन और एन मिला, क्या हो गया, 2n। दिस इज जायगोट, यही से जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन जरा आंखें खोल के देखो बेबी, ये n था, ये n था, ये हो गया 2n। गड़बड़ हो गया ना, इंडिविजुअल हैप्लॉइड थे
लेकिन ये क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए, गड़बड़ हो गया ना मामला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब क्या करना होगा, अब इसमें मियोसिस करवा दो। अब इसमें क्या करवा दो, मियोसिस करवा दो। जब इसमें मियोसिस करवा दोगे जायगोट में, तो जो सेल बनेगी वो क्या होगी, हैप्लोइड सेल बनेगी। और ये जो हैप्लोइड सेल आपकी बनेगी, ये हैप्लोइड सेल अपना न्यू प्रोजेनी बनाएगा, न्यू जनरेशन का ऑर्गेनिज्म बनाएगा, न्यू जनरेशन ऑर्गेनिज्म। ये नया जनरेशन का जीव जो है आपका बनाएगा, फॉर्म न्यू जनरेशन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया बात? तो कुल मिलाकर के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट बाय माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस आपसे पूछा जाएगा कि जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस किस में होता है, हैप्लोइड में कि डिप्लॉइड में? हैप्लोइड में ना, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, सेल की नहीं, ऑर्गेनिज्म की। तो क्या लिखेंगे, इन लाइफ साइकिल ऑफ, इन लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म। अगर कोई जीव है उनके बॉडी की सेल हैप्लोइड है, तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से होगा, बता दो। गैमीट फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से होगा, बाय माइटोसिस। क्लियर है? नंबर 2, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, जाइगोट में क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? अब आ जाओ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस पर। ह्यूमन की केस ले लेते हैं, केस ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, केस ऑफ डिप्लॉइड। हम लोग क्या है, डिप्लॉइड है। हमारे पास जितने क्रोमोजोम के सेट है, सब में क्रोमोजोम दो दो है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो ह्यूमन, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल में गैमीट बनाने वाली सेल को, चाहे फीमेल हो, गैमीट बनाने वाली सेल जर्म सेल बोलते हैं, वो भी डिप्लॉइड होगा, फीमेल में भी डिप्लॉइड होगा। लेकिन जो गैमीट बनेगी वो कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। यहाँ पर 2n, यहाँ पर n, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। कौन सी डिवीजन कराओगे राखी, माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस। यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मियोसिस की माइटोसिस? मियोसिस होता है। जब गैमीट बनती है तो क्या होती है, मियोसिस होती है। डन। तो याद रखिएगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस। ये जो गैमीट है हैप्लॉइड है, ये गैमीट हैप्लॉइड है। यानी कि गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट बाय मियोसिस, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट बाय माइटोसिस। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम मिलोगे मेरे से अभी। ये n और n, अगर मेरे क्लास में ध्यान कहीं और है तो बाकी के क्लास में तो ध्यान रहता ही नहीं होगा, ये बात तय है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है, लेकिन एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे हो कि आपको गुजरना है, ठीक है, मन लगाइए। 2n, ये क्या हो गया, n और n मिलके 2n। जायगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब ये जायगोट फॉर्म न्यू जनरेशन, अब ये नया जनरेशन आराम से डिवीजन कर करके बना देगा। क्लियर है मामला? तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट की जो फॉर्मेशन होती है, माइटोसिस से या मियोसिस से, बताओ। गैमीट फॉर्मेशन किससे होती है, माइटोसिस या मियोसिस? गैमीट फॉर्मेशन होती है मियोसिस से, ठीक है। और जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है। जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, जाइगोट में माइटोसिस होता है। क्लियर है मामला? यही केस है हैप्लॉइड और
डिप्लॉइड की। अब हम सेल की बात करते हैं, ठीक है। देखो जरा, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, सेल पे आ जाओ। ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड सेल है। ओके, क्या हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा? हाँ या ना? क्या मियोसिस होगा? हाँ या ना? सोचो। ऑर्गेनिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म की में तो मियोसिस जायगोट में होगा और गैमीट बनते समय माइटोसिस होगा। मैं किसी सेल की बात कर रहा हूँ। कोई हैप्लॉइड सेल है तो उसमें मियोसिस नहीं होगा भाई, क्योंकि जब पेयर में रहेगा तब ना आधा आधा होगा। उसमें तो 23 क्रोमोजोम है, मान लो स्पर्म में, तो आधा कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता है, लेकिन माइटोसिस तो होता है। और डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगी। क्लियर है मामला? डन। माइटोसिस, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। डिप्लॉइड सेल दोनों होते हैं। हमारे सेल यहाँ कट जाता है तो नए सेल्स आते हैं ना हील करने के लिए। तो कहने का मतलब माइटोसिस हुआ, मियोसिस भी हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, नई चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगले दिन ही सरप्राइज के रूप में रहेगा कि क्या शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।